सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विनोद गनात्रा को। तो प्रख्यात बाल निर्माता है विनोद गनात्रा, जिनको फिल्मों में उनके योगदान के लिए भी साउथ अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये प्रश्न इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। तो प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना। और उन्हें बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं, इससे पहले उनका जो पहला टीवी कार्यक्रम आया था ना, बैंगन राजा, उसने दूरदर्शन का जानकीनाथ गौड़ पुरस्कार जीता था। उन्हें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। तो विनोद गनात्रा का नाम याद रखना। बाकी नेल्सन मंडेला आप जानते ही हो, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे ये 1994 में। इन्हीं से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले रिवाइज कर रहा हूं। तो उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और भारत ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया था 1990 में। और आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके बाद भारत रत्न पाने वाले ये दूसरे विदेशी नागरिक थे। वैसे हम नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं 18 जुलाई को, और ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ये मैंने आपको बता दिया। याद रखना, साउथ अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है। अब ये अवार्ड वाला प्रश्न है। अब यहाँ पे मैं आपको 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपने पढ़े करंट अफेयर्स में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे कि देखो, अगर आपसे पूछा जाए सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, ये मिला श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये एवी विगडरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला, उनकी नॉवेल कायरोस के लिए, और इसमें अनुवादक ट्रांसलेटर हैं माइकल हॉफमैन, ये जर्मनी लेखिका हैं। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला था, जो छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को, और 2023 के लिए बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया मोहम्मद सलीम को। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। रास पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था क्रिस्टिना प्रिचकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की हैं। लेकिन मिस यूनिवर्स 2023 पूछेंगे तो सेनिस पलासियो आंसर करना, वो निकारागुआ से हैं। 2023 का जेडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 58वां संस्करण था, 2 जनों को मिला था, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज। 2023 का शास्त्रीय रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला था, उनके नॉवेल रेक्यूमेंड रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला था, रुद्र सात्विकम के लिए। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 मिला था डॉक्टर रवि कन्नन को। तो इस तरह से आप देखोगे लगभग 30 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स 2024 के हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। और ये शीट मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ अपडेट कर करके, तो ये आपको याद होने लगेंगी अगर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे रेगुलर बने हुए हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बना है? तो आंसर होगा असम का। तो अभी असम सचिवालय ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय या सचिवालय बन गया है। मतलब असम सचिवालय में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन किया असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और इसी के साथ ये देश का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बन गया है। और इसमें लागत आई है 12.5 करोड़ रुपए की। तो अब जो असम सचिवालय है ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलेगा, जिससे अब हर महीने यहाँ पे 30 लाख रुपए की बिजली की बचत होगी।
और यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि अब सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सभी मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जो मुफ्त बिजली मिला करती थी अब वो नहीं मिलेगी। अब उन्हें बिजली के लिए बिल का भुगतान स्वयं करना होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही, इससे मन को सुकून मिला। ये तो हर राज्य में होना चाहिए भैया। खैर अभी बात यहाँ पे असम की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ असम। तो ये रहा मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड और फल है काजी नीमू। यहाँ का लोक नृत्य बिहू है। बरगुम्बा नृत्य भी आपको यहीं पे मिलेगा। भोर नृत्य हो गया। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। कुछ प्रमुख त्योहार हैं जैसे कि बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव और बेखो उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। असम का अभी 7वां नेशनल पार्क, सबसे नवीनतम यही है। और जो पूछोगे अगर देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क तो वो यही है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इससे पहले छठा बना था रायमोना नेशनल पार्क, बाकी 5 भी आप देख लो। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का जो पहला तेल का कुआं वो कहाँ पे खोजा गया था? वो डिगबोई असम में ही। और भारत का सबसे लंबा पुल, या यूं कहूं कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल, ये भूपेन हजारिका है जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बना है ये। असम से ही कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी असम के चोकुआ चावल, जिसे जादुई चावल कहते हैं, और जुडीमा राइस वाइन, बोका चावल, तेजपुर लीची, इन सबको जीआई टैग मिला था। यहाँ पे मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू हुई थी। असम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर पूर्व रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना था। सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क बना। और असम ने स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू किया था। डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी में। और भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे किया गया था? असम में। अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन ये असम ने लॉन्च किया था। गजह कोथा अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा जो नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। उत्तरी पूर्व राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये असम में शुरू हुई थी, असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। और असमिया भाषा के कवि कौन थे जिन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीलमणि फूकन को। और एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन ये कहाँ पे स्थापित हुई थी? असम में ही, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। गज उत्सव मनाया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम का एक एनजीओ है तपोवन, जिसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले असम ने लॉन्च किया था। और अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया था। तो असम से संबंधित ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए करंट अफेयर्स के, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया जाता है। रेमिटेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, प्रेक्षण का मतलब जैसे कि आप विदेश में कमाने गए और वहां जाकर के आप जो भी कमाई करते हो उसमें से अपने परिवार को भी आप यहाँ पे भारत में सेंड करते हो, पैसा भेजते हो। तो बाहर से जो विदेशों से ये पैसा आ रहा है ना, आपके जैसे हजारों लोग बाहर काम कर रहे हैं विदेशों में, वो सब अपने परिवारों को यानी कि भारत में पैसा भेज रहे हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है यही है रेमिटेंस, और इसके मामले में भारत नंबर 1 पे है। बाकी इस दिवस की थीम क्या है? डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। परिवार से एक और दिवस हमने पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, वो 15 मई को होता है। चलो डे वाला प्रश्न है, तो जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हम पढ़ चुके हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखो, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे
इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कहते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हमने मनाना शुरू किया। और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस और 15 जून को ही वैश्विक पवन दिवस मनाया। उसके अलावा 17 जून को हम विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस भी मना चुके हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता, मेंस सिंगल टाइटल? तो आंसर होगा ली जी जिया। तो BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये हुआ कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें मेंस सिंगल का टाइटल ली जी जिया ने जीता है। ये मलेशिया के पुरुष बैडमिंटन प्लेयर हैं। नाम से ऐसा लग रहा है जिया महिला होगी, नहीं पुरुष है। और महिलाओं में किसने जीता वुमेन सिंगल टाइटल? तो वो ओया ओहोरी ने जीता है, वो जापान की बैडमिंटन प्लेयर है। अच्छा, यहाँ पे आपको बैडमिंटन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न में रिवाइज कराऊंगा और ये सारे वही प्रश्न होंगे जो 2024 में हमने पढ़े हैं रिलेटेड टू बैडमिंटन। देखो, अभी बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि जर्मनी में हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल जीता था तन्वी शर्मा ने, भारतीय हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अभी BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का आयोजन हुआ, उसमें मेन सिंगल विक्टर एक्सेलसेन ने जीता, वो डेनमार्क से हैं। वुमेन सिंगल वांग जी यी ने जीता, वो चाइना की हैं। इसमें दूसरे स्थान पे पीवी सिंधु रही थी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ी है ये। अभी इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखो। अभी इसी साल फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता, थाईलैंड ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता और 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। और याद रखना, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो कि मलेशिया में हुआ था, उसमें इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड जीता था। और 2025 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा वो गुवाहाटी में होगा। और साई प्रणीत ये बैडमिंटन प्लेयर हैं हमारे, लेकिन रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, रिटायर्ड हो गए। इसी तरह से जापान के एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर है केंटो मोमोटा, उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और ये देखो, बैडमिंटन का सबसे इंपॉर्टेंट कप, पहले तो आप कप का नाम याद रखेंगे, थॉमस कप और उबेर कप। इनका संबंध किससे है? ये प्रश्न सिंपल सा बन गया, तो बैडमिंटन से। थॉमस कप तो ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। अभी 2024 का हो चुका है ये, और दोनों को जीता है चाइना ने, और दोनों में हारा है कौन? इंडोनेशिया। बाकी देखो, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और हेड इसके हेमंत बिस्वा शर्मा है, वही असम के मुख्यमंत्री हैं जो। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करोगे तो इसकी भी स्थापना 1934 में होती है। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में हो गया, प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। और बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप्स की बात करोगे तो थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप। तो ये देखो, बैडमिंटन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिए। 2024 में मैंने जो भी बैडमिंटन से प्रश्न आए थे वो सारे आपको यहाँ पे कराए हैं रिवाइज, तो ध्यान रखिएगा इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा हैदराबाद में, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और चर्चा में क्यों रहा? तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता दी है। और इस तरह से ये सम्मान पाने वाला, ये मान्यता पाने वाला ये तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। अब आपके मन में आएगा, इससे पहले 2 संस्थान कौन से हैं जिनको ये मान्यता मिल चुकी है? तो एक है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जो गुजरात के जामनगर में है, और दूसरा है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, स्थापना होती है इसकी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अच्छा, बात यहाँ पे हैदराबाद की हुई है। अब हैदराबाद से संबंधित मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं कि हैदराबाद अभी किन किन कारण से न्यूज में था। देखो, आपको मजा आएगा। जैसे कि अभी 2024 में भारत में ई-प्रिक्स का जो दूसरा संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? हैदराबाद में। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बना? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ था हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था पिछले साल हैदराबाद को। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण आयोजित हुआ? हैदराबाद में ही। पिछले साल भी 20वां संस्करण यहीं पे हुआ था। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM ये कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ये आपको मिलेगा हैदराबाद में।
भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे बना? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया था हैदराबाद में। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला था हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, हैदराबाद मुक्ति दिवस ये हमने मनाना शुरू किया है किस दिन को, ये आप लोग बताएंगे। तो हैदराबाद से संबंधित 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए और इसी तरह पढ़ने में मजा आए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अभी तक 5 क्वेश्चन हो गए, आपको लग गया होगा कि कहीं और जगह आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे और यहाँ आप आज पढ़ रहे हैं, तो अंतर क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस अब यही है बात कहूंगा कि रेगुलर बने रहना, क्योंकि रेगुलर बने रहोगे तभी इन चीजों का फायदा है। और जब भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ चीजों का तो मेरे साथ साथ बोला करो। बाकी अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम पहले क्यों नहीं जुड़े, अभी जुड़े, पहले काम कैसे कवर करेंगे, तो उसके लिए मैं रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट कर रखी है जिसमें जनवरी 2024 से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ। 10 से 12 मिनट की डेली वो क्लास होती है, इस तरह का थंबनेल होता है। तो वो 10 से 12 मिनट आप निकाल करके वो क्लास देखें। अपने 24 घंटे में से रिवीजन के लिए 10-12 मिनट निकालें अपने करंट अफेयर्स के लिए। जो पुराना रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी वो क्लास इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने पुराना नहीं पढ़ा तो आपके लिए तो वो ब्रह्मास्त्र है। टाइम सेव होगा उससे आपका। आप पुराने वीडियोस करंट अफेयर्स के जाके देखोगे डेली वाले या वीकली या मंथली, तो उससे अच्छा आप ये वाले देख लो। यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगता है आप लोगों को तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुब्बैया नल्लामुथु को। तो प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता है सुब्बैया नल्लामुथु, जिन्हें अभी 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी मुंबई में जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह हुआ था वहां पे उनको ये पुरस्कार मिला, और उन्हें ये पुरस्कार नॉन फीचर और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। ये जो पुरस्कार है ये 1990 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार 1990 में दिया गया था। किसे? एजरा मीर को पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अच्छा, एक मंत्रालय मैंने बोला अभी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अब आपको बताना है इसके मंत्री कौन है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भी नए बने हैं उनका ट्रिकी वीडियो में दे चुका हूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। सारे मंत्रियों के नाम आपको फटाक से याद हो जाएंगे और उनके मंत्रालय भी। फिर मंत्रालय देके मंत्रियों के नाम पूछ लें या मंत्री देकर के मंत्रालयों के नाम पूछ लें, आप आंसर कर पाओगे। बाकी देखो यहाँ पे अगर आते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पहली बार है जब ये 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई के अलावा 4 और शहरों में हो रहा है। कौन कौन से शहर? दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे वो महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। 2007 से 2013 तक उड़ीसा के गवर्नर रहे थे। वे 2 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी साल मार्च 2024 में उनकी एक आत्मकथा आई थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है द आर्क ऑफ मेमोरी, माई लाइफ एंड टाइम्स, और अभी 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी गुजरात की एक गवर्नर थी, महिला गवर्नर थी, उनका निधन हुआ था, और वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी थी। नाम बता सकते हैं उनका नाम क्या है? मैंने कहा था ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा कमला बेनीवाल उनका नाम था। ये नाम आप जरूर से याद रखना। और जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं आपके स्टेट एग्जाम में ये डेफिनेटली प्रश्न आएगा, देखना, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरबीआई को। तो अभी आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है या कौन देता है? तो सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। आरबीआई को ये पुरस्कार अपनी जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार के लिए मिला है। और आपको बता दूं, आरबीआई को पिछले साल भी एक अवार्ड मिला था, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड। वैसे आरबीआई के जो गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पिछले साल। आरबीआई की ही बात हो रही है तो उसी को चर्चा कर लेते हैं, थोड़े से स्टैटिक देखते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में मुख्यालय है।
अच्छा, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे या किस आयोग की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो ये इसके स्टैट आप याद रखना, स्टैटिक है आरबीआई के। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा तेसम पोंगटे। तो आपको याद होगा अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए पेमा खांडू। तो अब बीजेपी के जो विधायक हैं तेमस पोंगटे, वो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल होती है ईटानगर। हमने कहा मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गए, गवर्नर केटी परनायक हैं। और आपको याद है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? बच्चे वाला प्रश्न है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कुछ दर्रों की बात करें, माउंटेन पास, तो बोमडिला दर्रा मिलेगा, तिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगयाब दर्रा यहीं पर है। नामदफा नेशनल पार्क मिल जाएगा, मौलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व है। का राष्ट्रीय पशु मिथुन है जिसे गयाल भी कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। राष्ट्रीय फूल द्रौपदी माला और वृक्ष है होलांग। अरुणाचल प्रदेश से कुछ और स्टैटिक मैं आपको बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र। तो अरुणाचल प्रदेश ये भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, आपको पता ही है। लेकिन अगर पूछे देश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो वो किबिथु है, जो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज आप बात करोगे तो फिर असम टॉप पर है। असम क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य है, ये पॉइंट भी जोड़ लेना। और हमने देख के लिया अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि या फिर भोर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मठ ये आपको मिलेगा पोटाला पैलेस तिब्बत में। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको अरुणाचल प्रदेश से करंट अफेयर्स के रिवाइज कराऊं तो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला ये पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था। अभी अरुणाचल प्रदेश के राज्य तितली बनाई गई थी केसर हिंद को। और अरुणाचल प्रदेश में जो मिलिट्री स्टेशन है उसका नाम देश के पहले CDS बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया था। देश का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। यहाँ की वांचो लकड़ी शिल्प आदि केकिर जो कि अदरक है ये याद रखना, याक चिरपी, खामती चावल, तांगसा कपड़े, इन सबको GI टैग मिला था। यहाँ पे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, सोलांग महोत्सव और गोरसम कोर महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ का भी 26वां जिला केई पानियोर बना था और 27वां जिला बिचोम बना था। तो ये अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए और कुछ करंट अफेयर्स के जो प्रश्न बने थे। वैसे पूर्वोत्तर राज्यों से बहुत कम प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन जो भी इकट्ठे हुए थे वो मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फिच ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7.2%। तो अभी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो ध्यान रखना ये। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां आप कर सकते हैं एक बार कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए कितने भारतीय संग्रहालयों को चुना? तो एक को, और वो एक भी है कौन सा? जो गुजरात के भुज में है, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। फिर पूछा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया 17 जून को। फिर पूछा अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा इंडियन एयरफोर्स। फिर पूछा अभी किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के लिए चुना गया? देवेंद्र कुमार को, उनके उपन्यास 51 बाल कहानियों के लिए। फिर पूछा अभी कौन सा देश मिस्र के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांग E7 मिशन में शामिल हुआ? तो बहरीन। और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? स्विट्जरलैंड में। फिर पूछा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। और किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया? सिद्धेश
साकुरे को। भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा? छठा। और आखिरी प्रश्न पूछा, महिला तैराकी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा एरियार्न टिटमस ने, ये ऑस्ट्रेलिया की है। अभी चलो कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा, अभी संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आंसर तो इसका फिनलैंड होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।